नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है, जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो ग्रामर का टॉपिक है, व्याकरण का टॉपिक है बच्चों, संधि, क्योंकि चैप्टर 15 के पश्चात आपके कुछ ग्रामर के टॉपिक्स दिए गए हैं बच्चों। तो हमने जो संधि थी बच्चों, वो पिछली कक्षा में हमने पढ़ी बच्चों कि संधि की परिभाषा, ठीक है ना, और मूल रूप से कितने संधि के भेद होते हैं वो, और सभी संधि के एग्जाम्पल्स के भी हमने डिटेल से समझे थे बच्चों, ठीक है ना। संधि के पश्चात कारकम का टॉपिक दिया गया, और कारकम के पश्चात दिया गया टॉपिक बच्चों आपका उपसर्ग है, ठीक है ना। तो आज की कक्षा में हम जो आपके कोर्स में है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है ना बच्चों, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम करते हैं उपसर्ग पर चर्चा, जो कि पेज नंबर दिया गया है बच्चों उपसर्ग 120 पर, ठीक है ना। तो टेक आउट पेज नंबर 120 स्टूडेंट्स, और पढ़ते हैं हम उपसर्ग है, ठीक है ना। तो उपसर्ग के बारे में बच्चों, उपसर्ग आपने हिंदी में भी पढ़े हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है ना। तो उपसर्ग को यदि मैं साधारण भाषा में बोलूँ बच्चों, तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है, ठीक है ना। तो हिंदी में हमने पढ़ा, जैसे कि हार शब्द के पूर्व में यदि आ जोड़ दे बच्चों, तो आ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया, आहार शब्द बन जाता है। तो आ क्या है, इसमें उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हिंदी में उपसर्ग होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कितने होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो आपके कोर्स में बच्चों संक्षिप्त में दिया गया है उपसर्ग का टॉपिक, तो हम पढ़ लेते हैं उसको जल्दी से। धातोः पूर्वम उपसर्गान योजयित्वा वयम नूतन क्रियापदानां निर्माणं कुर्मः, यानी कि धातोः पूर्वम, धातु से पूर्व, उपसर्गान योजित्वा, उपसर्ग को जोड़ करके, वयम यानी हम सब नूतन क्रियापदानां, नए क्रियापद का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और उपसर्गः साधारणतः द्वाविंशति यानी कि 22 संख्या का असंति, यानी कि उपसर्ग साधारणतः जो जनरली कितने होते हैं, द्वाविंशति होते हैं, यानी कि 22 होते हैं, 22 होते हैं, यानी कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तद्यथा, और वो कौन कौन से हैं, वो है बच्चों प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निस, दुर, दुस, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। उपसर्ग योगेन धात्वर्थः क्वचित परिवर्तते, यानी कि इन उपसर्गों के योग करने से, इनको जोड़ने से जो धातु के अर्थ में वो क्या होता है, क्वचित परिवर्तते, कुछ परिवर्तन होता है। अतः कथ्यते, इसलिए कहते हैं कि, क्या कहते हैं इसलिए, तो श्लोक दिया गया है बच्चों, उपसर्गेन धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते विहार हार संहार प्रहार परिहारवत, अर्थात धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो श्लोक लिखा है बच्चों, यानी कि एक तरह से उपसर्ग की परिभाषा ही है बच्चों कि उपसर्गेन धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते विहार हार संहार प्रहार परिहारवत, यानी कि जो कहने का तात्पर्य बच्चों के धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर के उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जिस प्रकार से विहार संहार प्रहार परिहारवत, यानी कि हार के आगे विहार, और हार के आगे सम उपसर्ग, और हार के आगे प्र लग गया, और हार के आगे परि उपसर्ग लग गया, तो उसके अर्थ में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं बच्चों कि यथा वी प्लस री, ठीक है ना, तो शब्द बन जाएगा विहरती। विहरती मीन्स भ्रमण करना, है ना, घूमना, भ्रमण करना, विहार करना, ठीक है। नेक्स्ट सम प्लस री मिलकर के बनेगा संहरती, है ना। तो संहरती मतलब संहार करना, आघात करना, हत्या करना, ठीक है ना। नेक्स्ट उप प्लस री उपहरती, यानी उपहार, भेंट, इस तरह से अर्थ हो गया।
तो परि प्लस री यानी परिहरती। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर धातु एक ही है लेकिन उपसर्ग में भिन्न भिन्न लगे हुए वी, सम, उप, परि। ठीक है ना, तो इससे उसके जो शब्द बनेगा उपसर्ग जुड़ करके जो नवीन शब्द बनेगा उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो उपसर्ग हमने पढ़ा बच्चों। नेक्स्ट टर्न द पेज। प्रत्यय उपसर्ग बहुत शॉर्ट में दिया गया है, इतना ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट दिया गया है प्रत्यय। ठीक है ना, तो प्रत्यय को यदि बच्चों में साधारण भाषा में जो अब तक आपने हिंदी में पढ़ा उसके अंतर्गत उसका अर्थ हुआ प्रत्यय यानी जो पीछे बाद में। ठीक है ना, यानी कि शब्द और धातु के बाद में प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग तो क्या लगते हैं, उपसर्ग तो पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द या धातु के पश्चात बाद में लगते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः हिंदी में यदि मैं प्रत्यय की परिभाषा बोलूँ बच्चों तो क्या होती है कि जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, यही पढ़ा आपने अब तक। और संस्कृत में भी प्रत्यय वही होते हैं बच्चों, लगभग यही इसी अर्थ में होते हैं कि विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयुतं शब्दं प्रतिपादितुं यह शब्द वर्णो वा प्रयुज्यते स प्रत्यय कथ्यते। ये संस्कृत में इसकी परिभाषा दी गई है। मूलतः अर्थ यही है कि विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थयुक्त जो शब्द जो प्रयुक्त होता है और उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और विभक्ति रहित मूल शब्द संस्कृत व्याकरणे प्रकृति उच्यते। प्रकृति इत्ययं द्विधा तद्यथा धातु प्रातिपदिकच्च। ठीक है ना, तो संस्कृत में इतना डिटेल में नहीं जाते हुए हम सिर्फ यही समझेंगे कि जो इसमें जो प्रत्यय है वो विभक्ति रहित मूल शब्द संस्कृत व्याकरणे प्रकृति उच्यते और प्रकृति इयं द्विविधा। और ये दो प्रकार की है, कौन सी, धातु और प्रातिपदिकच्च। ये इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है एक तरह से। और एवं धातु प्रातिपदिकात् च अनंतरम यह वर्ण प्रयुज्यते स प्रत्यय भवति। ठीक है, तो धातु प्रातिपदिकात् यानी कि धातु के प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात में जो वर्ण प्रयुज्य होगा वो प्रत्यय होगा। यथा जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया कि राम है। ठीक है ना, तो राम शब्द है, इति शब्दे, इस शब्द में राम प्रातिपदिक अस्ति। जो राम है वो क्या है, प्रातिपदिक है। ठीक है ना, प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है एक तरह से ये। और विसर्ग है, विसर्ग जो है वो ब्रैकेट में लिखा सूच प्रत्यय वर्तते। यहाँ पर विसर्ग में प्रतीत हो रहा है लेकिन मूलतः है इसमें क्या है, सु क्या है, इसमें प्रत्यय है। मूल रूप से इसमें सु प्रत्यय एक तरह से छिपा हुआ है ये। ठीक है ना, तो जब शब्द प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद में अंत में हमारे सामने आता है तो वो राम आता है। लेकिन एक तरह से यदि मैं इसको बोलूँ कि राम प्लस सु, ठीक है ना, इसको तोड़ूंगी रामय को तो क्या बनेगा संधि विच्छेद में राम प्लस सु, क्योंकि विसर्ग है। विसर्ग कब आया है, जब इसके पूर्व में सु प्रत्यय था तब मूल रूप से। ठीक है ना, तो तथैव पठित्वा इति शब्दे पठ इति धातु। तो इसी प्रकार से जो पठित्वा शब्द है इसमें पठ तो क्या है, धातु है। और त्वा च प्रत्यय इति, और त्वा इसमें क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अपने को इतना ही जानना है कि प्रत्यय जो हिंदी में अब तक हमने पढ़ा है कि प्रत्यय शब्दांश के जो अंत में जुड़ेगा। ठीक है, और प्रत्यय कितने हैं इसमें जो मूल रूप से वो आप देख लीजिए कि प्रत्यया पंचविधः भवन्ति। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। तद्यथा और कौन कौन से, विभक्ति ही, कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय और धात्व अवयवश्च। धात्व अवयवश्च। ठीक है, अत्र में प्रत्यय भी अवबोधनीय। और इसमें जो प्रत्यय है कुछ कुछ जो है वो जाननीय है, यानी कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले विभक्ति का दिया गया कि धातु नाम अनंतरम ती तः अंति प्रभृतय प्रत्यय प्रातिपदिका नाम च अनंतरम सु औ जस प्रभृतय प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय भवन्ति। ठीक है ना, तो जो जिस प्रकार से हमारा ती त अंति यानी पढ़ती पढ़ता पठंती इस तरह से होते हैं ना प्रत्यय धातु के साथ में, तो उसमें क्या लगते हैं, सु औ जस, इस प्रकार से यूज होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे अब मैं देखूँ कि राम प्लस सु मिलकर के क्या बना, राम है। प्रातिपदिके निष्पन्न ये सूत्र दिया गया है। और गम प्लस ती तो क्या बन गया, गच्छन्ति। पट प्लस अंति पठंती बन गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कैसे बनते हैं, धातोः पश्चात प्रयुक्तः प्रत्यया कृत प्रत्यया भवन्ति। यानी कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के पश्चात प्रयुक्त होते हैं
ऐसे प्रत्यय जो धातु के पश्चात प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे पठ प्लस ल्युट। अब क्या बोल रहा है? ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत है ये, ठीक है ना। तो पठ क्या है? धातु है, तो धातु के पश्चात कौन सा प्रत्यय आ गया? ल्युट प्रत्यय आ गया, ठीक है ना। तो पठ प्लस ल्युट क्या बनेगा? पठनम। नेक्स्ट चलते हैं तद्धित। तद्धित कब होता है? संज्ञाया सर्वनामस्य पश्चात प्रयुक्तः प्रत्ययः तद्धितः भवन्ति। यानी कि जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पश्चात प्रयुक्त होते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जो दिया गया है कि शिव प्लस अण बराबर क्या बना? शैव है, ठीक है ना। शिव शब्द क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंगेषु परिवर्तितुं ये प्रत्यय प्रयोगे भवियन्ते ते स्त्री प्रत्यय संति। यानी कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों चतुर शब्द दिया हुआ है प्लस टाप। टाप क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है, और चतुर प्लस टाप मिलकर के क्या बना? चतुरा। तो यहाँ देखिए आप इसके जो स्त्री प्रत्यय की परिभाषा दी गई है, क्या दी गई है? पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंगेषु परिवर्तितु। यानी कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ चतुर शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है दात्री प्लस नीप मिलकर के क्या बना? दात्री। और स्त्री प्रत्यय से क्या बन गया? दात्री। नेक्स्ट टर्न द पेज स्टूडेंट्स। मूल रूप से हमें इसकी संस्कृत वाली परिभाषा आप लर्न करें ना करें, लेकिन इसके उदाहरणों को एग्जाम्पल्स को जरूर आप देखें, ठीक है। नेक्स्ट है धात्व अवयव। धातु प्लस अवयव है एक तरह से ये, ठीक है। धातो विभक्तिश्च मध्ये सन शप णिच प्रभृतय प्रत्यय धातु अवयव भवन्ति। यानी कि जो धातु और विभक्ति के मध्य में सन शप णिच आदि प्रत्यय यूज होते हैं ये, ठीक है ना। तो पट प्लस णिच प्लस टिप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? पाठयति बन जाएगा। पट यहाँ पर धातु है, ठीक है ना, और विभक्ति है टिप तस जी, इस तरह से विभक्तियाँ होती है ये, ठीक है। और आंग्ल भाषायां प्रत्यय इति शब्दस्य कृते सफिक्स इति शब्दो वर्तते। केचन प्रमुखा व्यावहारिकस्य प्रत्यय सन्ति क्वाक् तुमुन् क्षत्रि शानच् तव्यत् अनिय तक तवतु घय टाप ल्युट् णिच ल्यप इत्यादि। यानी कि इंग्लिश भाषा में इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो यहाँ दिया गया सफिक्स। और केचन प्रमुखा व्यावहारिकस्य प्रत्यय, और जो कुछ जनरली व्यावहारिक रूप से जो प्रयुक्त होते हैं, मोस्ट ऑफ जो प्रयुक्त होते हैं वो प्रत्यय यहाँ दिए गए हैं। त्वाक तुमुन क्षत्रि शानच तव्यत अनियत तक तवतु घय डाप ल्युट णिच ल्यप इत्यादि, ठीक है। कानिचन उदाहरणानि, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो हम इनको समझ लेते हैं बच्चों। त्वा प्रत्यय का उदाहरण दिया गया है बच्चों यहाँ पे। त्वा का दिए गए गम प्लस त्वा मिलकर के बनेगा गत्वा, और इसका अर्थ होता है जाकर। पठ प्लस त्वा पठित्वा पढ़कर। हस प्लस त्वा हसित्वा हंसकर। और इसका जो सेंटेंस दिया गया, अहम पुस्तकम पठित्वा गृहम गमिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ कर के घर को जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यप। ल्यप प्रत्यय से दिए गए बच्चों परि प्लस त्यज प्लस ल्यप मिलकर के बनेगा परित्यज, और अर्थ हुआ इसका छोड़कर। वी प्लस हस प्लस, यहाँ पर मिसप्रिंट है बच्चों, यहाँ पर प्लस भी लगेगा। वी प्लस हस प्लस ल्यप इक्वल को हटाकर प्लस लगा ले और बनेगा विहस्य, और इसका अर्थ हुआ हंसकर। नेक्स्ट है उप प्लस गम प्लस ल्यप। आप लोग देखिए बच्चों यहाँ पर साथ ही में उपसर्ग भी है, जो परि वी उप ये सब हमको क्या दिख रहे हैं? उपसर्ग भी दे रखे हैं, और साथ में बैक साइड में ये प्रत्यय ल्यप ल्यप प्रत्यय दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो उपगम और ल्यप मिलकर के क्या बनता है? उपगम्य। इसका अर्थ होता है समीप जाकर, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में दिया है ग्रीन बॉक्स में वो लिखा है कि जो बॉक्स में लिखा है श्यामय गृहम परित्यज्य वनम गत्वा, श्याम घर को छोड़ करके वन को गया, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं वहाँ यूज़ करते हैं इनको। ल्यप प्रत्यय युक्त शब्द दिया गया है यहाँ पे परित्यज्य। नेक्स्ट अंतिम दिया है यहाँ पर तुमुन प्रत्यय दिया है बच्चों आपके कोर्स में। तुमुन प्रत्यय नी प्लस तुमुन मिलकर के बनेगा नेतुम, और नेतुम का अर्थ हुआ बच्चों लाने के लिए। नेक्स्ट है गम प्लस तुमुन गंतुम जाने के लिए। पट प्लस तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है चल प्लस तुमुन चलितुम चलने के लिए, ठीक है। और सेंटेंसेस भी दिए गए हैं इससे संबंधित तुमुन प्रत्यय के। लता पुस्तकम पठितुम पुस्तकालयम गच्छति। लता पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तकालय को जाती है, लाइब्रेरी जाती है।
अहम फलम नेतुम आपणम गमिष्यामि, मैं फल लाने के लिए आपणम गमिष्यामि बाजार जाता हूँ। ठीक है, तो सेंटेंसेस भी हमने समझ लिए बच्चों। आप लोग इन सेंटेंसेस को हिंदी ट्रांसलेशन सहित लर्न भी करें बच्चों। ठीक है, और साथ ही प्रत्यय मिलकर के शब्द क्या बनेगा वो इनका अभ्यास करें बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों। आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए शुभम मंगलम।